कैमरा एक्शन। श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज विविध भारती के स्टूडियो में हैं फिल्म, टीवी और रंगमंच के जाने माने अभिनेता संजय स्वराज। आपसे बड़ी ही दिलचस्प बातें की हैं मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बड़ी ही दिलचस्प बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज हमारे सामने बैठे हैं एक बहुत ही हैंडसम शानदार कलाकार संजय स्वराज। तो संजय जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। संजय जी, शरद जोशी की लघु कहानी पर एक फिल्म बनी थी, अतिथि तुम कब जाओगे, है ना? इसमें भी आपने काफी अच्छा काम किया है और अजय देवगन, कोंकणा सेन शर्मा और परेश रावल जैसे, अखिलेंद्र मिश्रा साहब इसमें थे, संजय मिश्रा जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। इस फिल्म से जुड़ी कोई याद अगर हो आप तो हमसे साझा कीजिए। देखिए, ये फिल्म बहुत ही फनी एक स्टोरी है और जो अश्विनी चौधरी इसके डायरेक्टर थे, उनका एक अपना स्टाइल है। तो उन्होंने लापतागंज एक शो किया था, टीवी पे बड़ा फेमस शो हुआ था वो। तो ये जैसे कि एक पता नहीं क्या अजय देवगन साहब के साथ में एक संयोग सा बन गया था। मैं तो यही मानता हूं कि जितनी भी की हैं वो सारी फिल्में ऐसी हैं, वो सारी हिट हुई हैं, सारी की सारी। तो ये फिल्म भी ऐसी हुई थी कि जब हम वहां पहुंचे, फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग थी, और जब ये अश्विनी चौधरी साहब बड़े असमंजस में थे क्योंकि ये कॉमेडी भी है, लेकिन उनकी कॉमेडी करने का स्टाइल एक अलग है। वो बहुत ही नेचुरल और वो व्यंग वाली कॉमेडी है उनकी, जिसमें कुछ करना ना पड़े और वो सब करना पड़े। तो बस उन्होंने मुझे देखा और सुना और फिर वो मुझसे बोले कि यार मुझे भरोसा है तुम कर लोगे, और जरा अजय के साथ में लाइन वगैरह ये सब वो कर लो। हम लोग बैठे अजय जी के साथ में, तो अजय जी मुझे पहले से ही जानते थे, उनको भी भरोसा था। बोले यार ठीक है, लाइन वाइन सब हम कर लेंगे और हो जाएगा। हम डायरेक्ट वहां पे पहुंचे हैं लोकेशन पे, कि जहां पे मैं हनुमान जी बना हुआ हूं, और वो सब शिकायतें चल रही हैं कि यार मेरा ये नहीं है, मेरा वो करवा देना, अगली बार ये करवा देना। और अजय देवगन और कोंकणा के घर में वो अतिथि घुसे हुए हैं, रावल साहब, और वो वहाँ शिकायतें लेके आते हैं। और ये जिस तरीके से उनको कि चाची बीमार है और चाची मर गई और चाचा तुम आज ही आ जाओ, अतिथि को किसी तरीके से निकालना चाहते हैं। और वो सीक्वेंस इतना फनी सीक्वेंस है, और करते समय हम आपको सच बात बताएं, वो किसी को नहीं पता था कि ये सीक्वेंस ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद में वो जेल में जाता है, और वो मैंने सिर्फ इम्प्रोवाइज किया था, लेकिन बाद में वही बढ़िया लाइन बन गई। मुकेश थे सामने और थप्पड़ मारने के लिए आते, तो मैं कहता हूँ यार एक्टर हूँ, मुंह पे मत मारना, मुंह पे मत मारना, फेस पे मत मारना, फेस पे मत मारना। तो और वो उधर से अजय देवगन ने वो चिल्ला रहे, मारो मारो साले, इसने ही कहा था। तो वो टाइमिंग आपस में एक दूसरे की कॉमेडी इतनी बढ़िया बन गई कि कायदे से फिल्म में वहीं से हंसना लोगों का शुरू होता है। आपका चेहरा भी और जो आपकी आंखें हैं उस सीन में बहुत ही खूबसूरत लगे। और वो ये कहते हैं यार ये तू क्या कर रहा है, यार ये तू संभाल, अरे यार ये क्या हो रहा है। तो वो जो वहां से जो शुरुआत होती है, फिर उसके बाद में क्रेसेंडो जो फिल्म का जो बनता है और लोगों को उसमें मजा। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि दरअसल कॉमेडी फिल्म है और हंसी मजाक फिल्म है, वहीं से आगे जाके शुरू हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एज एन एक्टर बड़ा चैलेंज रहता है। आप तो जानती है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कॉमेडी करना। तो वो एक अगर बन जाए तो वो पूरी टीम की जीत होती है एक तरीके से। बिल्कुल, और वो वाकई इस फिल्म में था, और बहुत ही व्यंग्यात्मक फिल्म तो थी ही, क्योंकि शरद जोशी साहब की लघु कहानी पर केंद्रित थी। लेकिन जो अभिनय था सभी लोगों का वो बहुत ही मजेदार किस्म का था। अरे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और आपको देखकर भी अब हम याद कर रहे हैं कि हाँ आप वहाँ थे ना, खड़े थे। करेक्ट। तो और भी अच्छा लग रहा है जब आपको सामने हम आपसे बात कर रहे हैं और इस फिल्म से जुड़ी यादें शेयर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम आपकी सीरियल की दुनिया के बारे में, जिसमें आप बहुत ज्यादा मशरूफ हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं। 1997 यानी 1997 में आपने जो एक धारावाहिक ओम नमः शिवाय से अपना डेब्यू किया था। तो इसके बारे में बताइए। देखिए, डेब्यू तो मेरा वैसे अगर आप कहेंगी तो वो उससे पहले फिल्म में हो चुका था, लेकिन ओम नमः शिवाय एक ऐसा शो था जो कि दूरदर्शन पे प्राइम टाइम पे आता था, 9 बजे आता था, और भोलेनाथ के भक्त पूरी दुनिया में हैं, तो इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा थी। उसमें जो मैं इंद्र का कैरेक्टर करता था, देवराज इंद्र जो था, वो जो लिखा गया था ना,
वो बहुत अच्छा था। वो मतलब इस तरीके से राइटर ने और धीरज साहब डायरेक्ट करते थे उसको, जिस तरीके से उसकी जो लेखनी थी वो करने में मुझे मजा आता था कि देवराज इंद्र की जो पोजीशन है, देवराज इंद्र हमेशा ये डरे रहते थे कि कहीं उनका सिंहासन छिन न जाए। जी। क्योंकि शुक्राचार्य भी बहुत भोलेनाथ के भक्त थे, देवराज इंद्र भी भोलेनाथ के भक्त हैं और दूसरे देवता भी भोलेनाथ से आगे पीछे लगे रहते थे। तो इसीलिए देवराज इंद्र को हमेशा से ये जैसे ही कोई राक्षस भोलेनाथ की ज्यादा तपस्या करता था तो इनका सिंहासन डोलता था और ये परेशान रहते थे। जी। तो वो एज एन एक्टर एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आपको अब बता रहा हूं, मैंने उसको वो सब करने की कोशिश की थी जो दिलीप कुमार साहब ने मुझसे जो कहा था, जो मुझसे बातें करते थे। जब मैं उनसे पूछा था कि सर मैं वो पेड़ के नीचे बैठ के फिल्म सिटी में कि मैं कैसे होना चाहिए, बोले देखो भाई ऐसा है, हर एक एक्टर के टोकरी में जब वो निकलता है घर से तो कुछ फ्रूट्स होते हैं, बस वो घुमा घुमा के उन्हीं को चलाता रहता है, उन्हीं के साथ काम करता रहता है, लेकिन संभल के करना चाहिए। तुम्हारे पास गिनी चुनी चीजें हैं, गिने चुने ऑप्शंस हैं, तो आपको रोल जिस तरीके के मिलते हैं भाई आपकी जो इमेज बन जाती है आपको उसी तरीके के रोल मिलते रहते हैं। हाँ हाँ। यहाँ आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर्स ऐसे थे कि जिन्होंने एक बार पुलिस इंस्पेक्टर बने तो सारी जिंदगी पुलिस इंस्पेक्टर बनते रहे। जगदीश राज जो है सबसे बड़े उदाहरण है। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे कलाकार, कुछ लोग गुंडे बनते थे तो पीछे खड़े हुए मूछें लगा के गुंडे ही वो बने ताउम्र। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये कलाकार के साथ एक नाइंसाफी है। अगर शायद जगदीश राज जी को कोई और भी रोल मिलता तो वो निभाते थे उसको। तो मैं इस चीज से बड़ा डरता था। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कर रहा हूं तो एक इतने सेट पैटर्न के साथ करूं कि मुझे लोग वही समझने लगे। तो उस माइथोलॉजिकल शो में मैंने बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग करने की कोशिश की। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं परफेक्ट हूं उसमें, लेकिन मैं बहुत, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे ही उस शो में बात करता था कि देखो देवी शची, मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ने अपना मन बना लिया है। अंधकासुर जो है अपनी तपस्या में यदि सफल हो गया तो हो सकता है मुझे खतरा हो। मैं इस लेवल पे बात किया करता था। धीरज साहब को ये बात बहुत अच्छी लगती थी। और चंद्रकांत गौड़ जी जो उसको सीरीज डायरेक्टर थे, वो मुझे कभी कभी लंच पे आके बताया करते थे, तूने अच्छा किया, अच्छा किया तूने। मैं इसको एक बहुत ही साधारण शब्दों में कहूंगी कि आपने एक चालाकी की। जी, मैंने अपने एक्टर को बचाने के लिए, मतलब अपने टाइप कास्ट को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसा हो गया था बहुत सारे लोग जिनको कि तो मुझे उस बात से डर था, तो मुझे हमेशा दिलीप साहब की वो बात याद आती थी। बिल्कुल सही कहा। तो आपने और भी पौराणिक धारावाहिक जय हनुमान, श्री गणेश, जय संतोषी माँ, इनमें भी अभिनय किया, अलग अलग किरदार किए होंगे। तो वही मैं आपसे जान रही थी कि पौराणिक धारावाहिकों में काम करते रहने से एक कलाकार टाइप कास्ट हो जाता है, तो क्या हर कलाकार आपकी तरह चालाकी से अपने आप को बचा ले? हर एक की वश में भी नहीं होता ये है। इसमें सोचना पड़ता है और हर कलाकार अपनी अपनी कैपेबिलिटी के साथ में पैदा हुआ है ना, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है वो यूज करता है। तो इसमें यही है, क्योंकि उस समय पौराणिक सीरियल्स का दौर शुरू हुआ और मेरे दिमाग में ये भी रहता था कि मुझे बंबई में रहने के लिए पैसा भी कमाना है। जी बिल्कुल। और मुझे एक अच्छी जिंदगी भी चाहिए ताकि मेरे बच्चे भी पढ़ सकें, वो भी एक अच्छे स्कूल में जा सकें और हमारी जो जिंदगी है, हमारा एक बिजनेस चल सके। क्योंकि आप ये महसूस करेंगे कि वो जो दौर था कला के लिए और व्यवसाय के लिए, वो दौर थोड़ा सा ना पीछे छूट गया। तो हम अब उस दौर में आ गए हैं कि जहां पे हमें पैसे की जरूरत है। यहाँ जब हम आए हैं तो गाड़ी में पानी नहीं डलता है, गाड़ी में पेट्रोल डलता है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन दिनों जितने भी पौराणिक सीरियल हुए और ओम नमः शिवाय के बाद में मुझे ऑफर हुए, मैंने उनको किया। लेकिन साथ ही साथ में मैंने हमेशा उस चीज का ध्यान में रखा कि मैं कहीं टाइप कास्ट ना हो जाऊं। और उसी का ये रीजन है कि मैंने आज की डेट में 50-60 से ज्यादा शोज किए और एक से एक बड़े शोज किए। शायद आज की डेट में इंडस्ट्री में जितने भी डायरेक्टर हैं सभी के साथ में कहीं ना कहीं मैंने काम किया हुआ है और मैंने अच्छा काम किया। मैंने कभी भी काम को टाला नहीं, चाहे रात हो दिन हो, तो मुझे उसका बहुत फायदा मिला है। एक कलाकार वही है कि आपको जो भी रोल दिया जाता है आप पल पल में उससे निकल जाएं। आप उसको घर मत लेके जाइए। अगर घर लेके आप चले गए तो
आप फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसमें अटक जाएंगे। हम लोग 3-3 शिफ्ट किया करते थे, यहाँ से निकल के वहाँ शूटिंग पे जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ निकल के शूटिंग पे जा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग करना पड़ेगा, तभी काम बनता है, वरना तो फिर गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो अब आपको देखकर हम कह सकते हैं कि आप टाइपकास्ट नहीं हुए, क्योंकि आपको इतनी जगह हमने देखा है, आप हर जगह एक अलग फ्रेम में नजर आए हैं। मुझे टाइपकास्ट करने की कोशिश की गई जी। जैसे एक बहुत मशहूर डायरेक्टर थे कालिदास जी, अच्छा, जिन्होंने हाफ टिकट डायरेक्ट की, भीगी पलके डायरेक्ट की। हाँ। वो NFDC में पिक्चरें बना रहे थे 2-3। तो जब मैं उनके ऑफिस में गया तो मुझसे बोले कि तुमको देखकर मुझे यंग विनोद खन्ना याद आता है, तो तुमको मैं नेगेटिव रोल दूंगा जी। तो मैंने बोला दादा आप जो देंगे सर आंखों पर मैं करूंगा। बाद में वो मुझे बहुत प्यार भी करते थे। तो वो दादा के बीच में डेथ हो गई, फिर वो NFDC का कुछ पॉलिसीज चेंज हुई, वो उन्होंने फिल्मों में जो पैसा लगाना था वो सब बंद किया वहां सब से। तो वो उसमें से एक फिल्म तो शायद कोई रिलीज हुई थी, बाकी फिल्में रिलीज नहीं हो पाई। तो वो मुझे वहां टाइपकास्ट करने का डर था कि मुझे 3-3 फिल्मों में नेगेटिव रोल मिल रहा था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ मंदाकिनी जी कि कुछ लोग मुझे देख के कहते थे यार तुम्हारी आंखें देख के लगता है कि तुम्हें नेगेटिव रोल ही मिलना चाहिए। बाद में एक दौर ऐसा आया कि नहीं यार आप तो शरीफ आदमी हो, आपको पॉजिटिव रोल ही मिलेगा, हमारे यहाँ इस समय नेगेटिव रोल की जरूरत है, आपको कोई पॉजिटिव रोल होगा तब बुलाएंगे जी। अब बीच में ऐसा आ गया कि इनको कुछ भी दो, पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, कॉमेडी दो, ये कर लेंगे। अब कोई ऐसा सोचता नहीं। ये हरफन मौला है कलाकार जी। मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो ऊपर वाले की कृपा ये रही है और यही मेरी मेहनत है कि मैं अब तीनों चीजों में बहुत कंफर्टेबल हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये बात करके। और श्रोता हम आपको बता दें कि इस समय हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता संजय स्वराज जी से, और बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इनकी पसंद का एक गीत। ये एक और गाना है पड़ोसन फिल्म का, कहना है आज तुमसे ये पहली बार। क्या बात है, बहुत ही शानदार और मजेदार गीत सुनना चाहते हैं तो चलिए सुनते हैं ये गीत। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना।
का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। संजय जी, हम बात कर रहे हैं आपके एक्टिंग को लेकर, आपके सीरियल्स को लेकर, फिल्मों को लेकर। बहुत सारे फेमस सीरियल आपने किए हैं, जैसे कि कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, विरासत, मंगलसूत्र एक मर्यादा, या कसौटी जिंदगी की, और नागिन, जो कि बहुत ही सफल धारावाहिक माने गए हैं, आपने काम किया है। तो इन धारावाहिकों में काम करते समय कोई ऐसे पल जो आपको आज भी याद हो, आपको कहीं अपना किरदार पसंद नहीं आया हो, या नहीं चाहते हुए भी अच्छा किरदार मिल गया हो, ऐसी कोई बात अगर याद हो तो हमसे साझा कीजिए। एक शो था जमाई राजा जी, जो 2014 का शो था। वो एक इस तरीके का शो था जिसमें कि कॉमेडी, ट्रेजेडी, फन, और ये बहुत ही एक फेमस शो था जी टीवी का। बिल्कुल। तो ये एक एक्टर के लिए एक चैलेंज होता है कि आप उसमें रोल कर रहे हैं और ऐसा रोल कर रहे हैं कि आपको जो हीरो हीरोइन को तो प्यार करते ही हैं लोग, जो उनके जो फादर बने हुए हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के, तो वो जो सिद्धार्थ जो कैरेक्टर था, और क्या कहते हैं रोशनी जो लड़की जो कैरेक्टर का नाम था, उनके सास ससुर, मैं और श्रुति उल्फत, दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ हम बने हुए थे। हम चारों की कुछ टाइमिंग जो है वो इस तरीके की मैच हो गई थी कि हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। देखिए कभी कभी चीजें बन जाती हैं, आप कलाकार हैं, आप तो समझ सकती हैं कि कभी कभी बहुत रिहर्सल करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, और कभी कभी थोड़ा करने के बाद भी अच्छा लगने लगता है, ट्यूनिंग मिल जाती है। तो ट्यूनिंग मिल जाती है आपस में। तो एक तो आपस में आपका रिलेशनशिप कैसा है, तो हम लोग सब लोग बहुत फन लविंग और एक दूसरे के ऊपर जोक क्रैक करना, और कोई बुरा नहीं मानता था। सबसे बड़ी बात यह है कि सब उसको एक बहुत ही स्पोर्टिंगली लेते थे। और जो डायरेक्टर था वो भी मैंने कई बार देखा था, हमारे जो डायरेक्टर थे वो भी हंस के गिर पड़ते थे शॉट के बाद में। जो हम लोगों की जो आपस में जो टाइमिंग होती थी वो बहुत मजेदार होती थी। तो ये एक जो जमाई राजा शो था, मैं इसका मेंशन करूंगा, और उसके बाद मैं मेंशन करूंगा एक शो था जो कि इमोशन के लेवल पे बहुत जबरदस्त था, महेश भट्ट साहब का लिखा हुआ, महेश भट्ट एंड गुरुदेव भल्ला का शो था, नामकरण, जो कि स्टार पे आता था, स्टार टीवी पे। वो बड़ी एक दिल को छूने वाली एक कहानी थी उसकी। तो वो करते हुए मुझे, देखिए अब कहाँ एक जमाई राजा जैसा शो, हंसी मजाक, हंसी मजाक, आज तक मुझे बहुत सारे लोग जो है, यंग लड़कियां हैं, वो सब हैं, वो जमाई राजा और नामकरण को लेके बहुत, मतलब दे आर वेरी इमोशनल कि सर वो शो फिर से आना चाहिए, नामकरण फिर से आना चाहिए शो। तो ये कुछ ऐसे शोज हैं। और आपने तीसरे शो का नाम लिया जिसका नाम है कसौटी जिंदगी। कसौटी जिंदगी ये एक ऐसा शो है जो कि एक एक्टर का सपना होता है कि इस तरीके का रोल करने का। ये हीरो भी है, नवीन बाबू जो कैरेक्टर है, वो विलेन भी है, वो कॉमेडियन भी है, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट भी है, वो फाइटर भी है, वो सिंगर भी है, वो डांसर भी है। वो नवीन बाबू का ये कैरेक्टर था कि प्रेरणा को लुभाने के लिए वो हर चीज, वो प्रेरणा को मतलब किसी तरीके से प्रेरणा पसंद आ जाए तो कभी तो अपने बालों को रंग के आ जाएगा, कभी कपड़े दूसरे पहन के आ जाएगा, कभी चश्मा लगा के आएगा, कभी उतार के आएगा, कभी सुर और ताल की बात करेगा उसके सामने, कभी उसके कॉलेज में पहुंच जाएगा। यानी येन केन किसी तरह से येन केन प्रकारेण उसको साम दाम दंड भेद वो उसको अपनाना चाहता है। और देखिए मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत लकी हूं कि एकता कपूर जैसी प्रोड्यूसर जो है ना, वो बहुत आसानी से किसी भी आर्टिस्ट को इस तरीके के रोल पे भरोसा नहीं कर सकती। बट पता नहीं कौन से जमाने का मेरा कोई ऑडिशन उनके पास रखा हुआ था, उसको देखने के बाद में उन्होंने मुझे डायरेक्ट शूटिंग पे बुलाया। मैं तो बड़ा ताज्जुब में था कि ये कहीं मजाक तो नहीं है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट रोल और ये बिना कोई पूछे ताछे, बिना कुछ उसके, तो शायद उनको कहीं ना कहीं उसकी जो क्रिएटिव थी, उसने मुझे बताया कि संजय जी जब हमारी मीटिंग हुई तो हमें
भरोसा था, हमने इसीलिए आपको बुला लिया, वरना हम क्यों बुलाते थे आपको। सही बात है। तो मुझे बड़ा ये ताज्जुब हुआ कि देखो ये कहीं ना कहीं ये इन्हीं पिछले शोज का वो है कि ये लोग देखते हैं कि ये आदमी इस तरीके का काम कर सकता है। जी। और टचवुड, मैं तो हमेशा स्टार्स को बहुत मानता हूँ मंदाकिनी, बिल्कुल, कि जब आपके स्टार्स फेवरेबल होते हैं ना तो आप हर चीज सिंक में करते हैं, हर काम आपका बढ़िया होता है। और एकता कपूर जी की शूटिंग ऐसा होता है कि बहुत लास्ट मोमेंट पे कभी कभी लिख के आते हैं, कभी डे एंड नाइट का वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको काम करने वाले हैं तो आप काम करके बताइए। तो इसीलिए मेरा इतना जबरदस्त रोल था, मैं रात को 1 बजे भी अगर शूटिंग खत्म करता था और मुझे बोला जाता था कि आपका पहला शॉट सुबह 7 बजे है, तो आप 7 बजे पहुंचते? तो मैं पहुंचता था। मैंने आज तक कभी भी उन शो में कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं बहुत थक गया हूं, नहीं मेरा ये कलाकार की सबसे बड़ी, मैंने कसम खा ली थी, मैंने कसम खा ली थी कि ये जो एकता कपूर ने, बालाजी टेलीफिल्म्स ने मेरे ऊपर भरोसा जो किया है, वो भरोसा मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बात सर। और हम क्या है कि हम देखिए कुछ भी हो जाए, हम लोग उस स्कूल के हैं कि जहां पे हमारे लिए प्रोड्यूसर्स के साथ में लॉयल्टी और उनका फायदा देखना, उनका काम ना बिगड़े, ये बहुत है। हमारे 90s के जितने हमारे साथ के एक्टर हैं, हम लोग जब भी बात करते हैं ये कहते हैं कि यार प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहेगा तो हम हैं। जी बिल्कुल। अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो हम रहेंगे नहीं। तो इसीलिए प्रोड्यूसर कमाए, हम कमाए, 100 लोगों का घर चलता है, बिल्कुल, ना जाने कितने लोगों को रोजी रोटी मिलती है, और इसी से इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। तो इसीलिए ये मेरा बड़ा वो था, और थैंक गॉड कि उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, जिसमें कि मुझे अवार्ड भी मिला बेस्ट विलेन का। जी। तो ये जो लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक एज एन एक्टर क्या करते हैं, आपकी एज बढ़ाते हैं। तो उसी एज की बात है कि देखिए वही हुआ कि यहाँ पे बालाजी के लिए ही शो लिखती थी मुक्ता धोंड, और उनका एक बड़ा फेमस शो है कलर्स पे मन्नत। तो मुझे अभी जिस रोल के लिए बुलाया गया वो भी ऐसे ही डायरेक्ट बोला गया कि आप शूटिंग पे आइए। वो विश्वास जो आपने कमाया, जी हाँ, वो विश्वास जो मैंने कमाया है वो ही सीधा, और ये भी इतना बढ़िया रोल उन्होंने मुझे दिया है कि एक एक्टर के ना उसको एक ऑक्सीजन मिल जाती है जी काम करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई टेलीविजन पे एक तरीके के रोल्स होते हैं, मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन लकीली ऐसा पीछे मेरे साथ में नहीं हुआ। जी, बहुत अच्छा लगा। आपसे और भी बात हम करेंगे। एक गीत आपकी पसंद का सुन लेते हैं। जी हाँ, वो गीत है फिल्म जागते रहो का, जिंदगी ख्वाब है। आहा, क्या बात है। ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। मुकेश जी की आवाज में है ये गीत, और वो भी मेरे फेवरेट एक्टर हैं मोतीलाल जी, जिनके ऊपर फिल्माया गया है। बहुत, उनका तो खैर कहना ही क्या, कितना गहरा काम वो कर गए हैं, और ये गीत तो उनका जीता जागता नमूना है। बस पूछेगा। बहुत शानदार। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है,
ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच। संजय जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने रोल निभाए हैं, वो टर्निंग पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे, तो आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट हमें बताइए जहां आप महसूस करते हैं कि मेरी जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है कि जब मैंने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तो यही था कि जब मुझे केतन मेहता साहब ने मंगल पांडे में कास्ट किया था, तो मंगल पांडे बहुत बड़ी पिक्चर थी। ऐसा लोगों का कहना है कि व्यवसाय की दृष्टि से प्रोड्यूसर के लिए शायद वो उतनी फायदेमंद ना रही, उतनी ना चली, लेकिन उसको बहुत सारे लोगों ने देखा जी, और हमने अपना काम अच्छा किया। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लोगों की नजर में आते हैं, और वो तो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर भी वो फिल्म रही है, था वो, तो इसीलिए वहां से मेरी पहचान बनी। तो मुझे लगा कि अब काफी लोग, फिर प्रकाश झा साहब ने जो मुझे गंगाजल में जो रोल दिया, फिर संजय गुप्ता जी ने मुझे मुसाफिर में जो काम दिया, और परवाना में दीपक बारी साहब ने जो मुझे काम दिया अजय देवगन जी के साथ में, और उसके बाद में अतिथि तुम कब जाओगे। जब ये फिल्में हो गई तो ये मैं समझ गया था कि अब मुझे एक स्टैंडिंग मिल जाएगी, लोग मुझे जानते हैं, मुझे बुलाते हैं। फिर मेरा जो दूसरा, जो मैंने आपको जो पहले बताया था कि मैं यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से, पैसा कमाना है जी, लेकिन मुझे ये नहीं करना था कि मुझे कोई भी फिल्म करनी है। तो अतिथि तुम कब जाओगे के बाद में एक ऐसा दौर आने लगा कि जहां पे वो जो बी ग्रेड और सी ग्रेड और इस तरीके का जो शुरू हो गया, तो मैंने अपने आप को टेलीविजन की तरफ मोड़ दिया जी, क्योंकि टेलीविजन पे मुझे हमेशा से ए ग्रेड के रोल ऑफर हुए हैं जी। हमेशा से जो प्राइम लीग के कैरेक्टर हैं, हीरो का फादर है, हीरोइन का फादर है, या मेन विलेन है, या कोई गांव का चौधरी है, या कोई उसमें एक बहुत बड़ा वकील है, या वो है, तो इस तरीके के इतने पावरफुल और एक्टर्स वाले कैरेक्टर। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे जो भी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बुलाता है, वो तभी बुलाता है कि वाकई उस रोल में कुछ होता है, वरना कुछ बुलाते नहीं है मुझे। और टर्निंग पॉइंट मेरा तभी से मेरा ये शुरू हो गया था। अब लेटेस्ट जो मैं आज की डेट में अगेन जो मुझे ऑक्सीजन दी है, मेरे ये कलर्स के दोनों शोज ने बैक टू बैक, इससे पहले डोरी एक शो चल रहा था वो, और ये दूसरा मन्नत, ये बहुत अच्छा एक शो है। और अब तीसरा जो मैं एक प्ले कर रहा हूँ, जो एक म्यूजिकल प्ले है, जो आप देखेंगी कनीज, अगले महीने उसके शोज हैं मुंबई में, एनसीपीए में जी। वो बहुत ही अच्छा शो है, बहुत अच्छी गजलें हैं उसमें, गाने हैं, गीत हैं, तो वो भी मेरा रोल बहुत कमाल का रोल है और मुझे करने में बहुत मजा आ रहा है जी। तो उसके लिए तो आपको हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आपके आने वाले शोज जो हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश हों और हम सभी देख पाए उनको। सच्ची घटनाओं पर आधारित कई क्राइम शो में भी आपने काम किया है जो देर रात आते हैं, जैसे कि सीआईडी, अदालत है, सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है। क्राइम पेट्रोल में तो शायद आप नहीं थे। नहीं, क्राइम पेट्रोल में जो इंस्पेक्टर बनता है वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा जी, क्या बात है। हाँ। तो ये इतने सारे आपने भी जो आपराधिक से कुछ कह सकते हैं हम सीरियल हैं, इनमें काम करने का अनुभव एक कलाकार का कैसा रहता है? क्योंकि कहानी, घटना चक्र कुछ अलग किस्म का, एक जो सेंसेशन पैदा कर दे, रहस्य पैदा कर दे, रोमांच जी। क्या लगता है कलाकार को, क्या करने के बाद हम डर जाते हैं या कोई निजी जीवन में इसका कुछ फर्क पड़ता है कलाकार के मन में? देखिए, निजी जीवन में किसी के पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन मेरे जीवन में पढ़ा और मैंने
तब ये डिसाइड कर लिया, अब मेरे पास कोई भी क्राइम शो अगर आता है तो मैं उनसे 2-3-4 बातें जरूर पूछता हूँ। एक तो मैं कोई भी ऐसा कि जहाँ पे छोटी बच्ची का मर्डर करना है, हाँ। उसके साथ कोई गलत हरकत करनी है, कोई उसको डराना है, धमकाना है, उसको वो करना है, या अपनी माँ के साथ में मार पिटाई करनी है, बाप के साथ में मार पिटाई करनी है। मैंने बहुत साल पहले एक शो किया था, क्राइम बेस्ड था, और हालांकि वो घटना एक दिल्ली की थी, रियल घटना थी जी, कि जिसमें एक दोस्त अपने दोस्त के पास अपनी छोटी बेटी को छोड़ के जाता है, और उसकी वाइफ और वो थे, बाद में उसी घर में उसकी बेटी का वो दोस्त ही उसका मर्डर कर देता है, और पता नहीं क्या क्या, अब मैं कहना भी नहीं चाहता उसके साथ जो होता है। वो मैंने कर तो दिया था मंदाकिनी जी, लेकिन मुझे फिर रात को नींद नहीं आई जी, और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो सीन करते हुए मुझे बहुत गंदा लगा। देखिए, यूं तो कहने के लिए तो ये आर्ट है, सब एक्टिंग ही कर रहे हैं, तो आपका व्यक्तिगत एक मत होता है और व्यक्तिगत आपकी जिंदगी होती है। हम जहां से पढ़े लिखे हैं और हमने जिस तरीके का नाटक किया है, जो सोच लेके इंडस्ट्री में आए हैं, वो मेरी सोच पे फिट नहीं बैठ रहा था। तो मैं उस रात बहुत परेशान रहा, और मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया कि अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, और वो मेरे दिमाग पे बहुत दिन तक प्ले करता रहा जी। और मैं जब इस तरीके का कोई भी शो आता है, मैं सबसे पहले पूछता हूं कि मुझे 3 पॉइंट बता दीजिएगा। कोई छोटी बच्ची के साथ में, किसी माँ बाप के साथ में मार पिटाई करना, क्योंकि मैं इन सब के बहुत खिलाफ हूँ, और कोई भी ऐसा गंदा काम करना जो कि हालांकि रियलिटी में हुआ हो, लेकिन मेरी कॉन्शियस पर्टिकुलरली मुझे अलाउ नहीं करती है, और जहाँ पे भगवानों को गाली बकनी है, वो सब करना है, दारू पी के वो सब डिमीन करना है, अपने रिलीजन के बारे में उल्टी सीधी बकवास करनी है, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। सही कहा आपने जी। एक कलाकार की यही पहचान है, हम पैसे के लिए हर बात थोड़ी करते हैं कि हमें पैसा मिल रहा है, हम कुछ भी अश्लील परोस रहे हैं जी। कुछ भी कर देने से हमें कोई गुरेज ही नहीं है जी। इसीलिए वो सी ग्रेड और बी ग्रेड की फिल्मों में मैंने काम करना बंद किया, क्योंकि वो जो जिस तरीके के, आप सोचिएगा कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो पोस्टर देखते हैं कि आप रेप करते हुए आपका पोस्टर दिखता है, तो वो उसका बड़ा अजीब सा असर इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर और खुद पर भी। आप खुद भी अपने आप को करेक्ट। मैं खुद जब अपने वो पोस्टर देखा करता था पहले, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने भी इस तरीके की 2-3 फिल्में की थी, तो वो उन्होंने पोस्टर वैसे ही लगा दिया था। तो एक बार मेरा बच्चा जा रहा था अपनी माँ के साथ में, कहता मम्मी पापा। सही बात है जी। तो वो बहुत अजीब सा लगा सुन के। बिल्कुल सही कहा। आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि एक कहीं पत्नी का रोल था जिसे बहुत मारना था पत्नी को, मतलब ऐसा कोई रोल था जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था? जी हाँ। हाँ, ये घटना क्या है वो बताइए। ये घटना ये है कि ये एक शो है, जी टीवी का शो जी, शिव शक्ति, जो कि अभी पीछे ही चल रहा था। तो उसमें बात पे औरत को मारना, बेड से निकाल के और वो सब करना, मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता औरत के ऊपर हाथ उठाना जी। क्योंकि बेसिकली मैं उन मर्दों को बहुत कमजोर समझता हूं जो औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं जी। क्योंकि ऊपर वाले ने औरत को फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर पे आपसे कमजोर बनाया है। वो बात अलग है कि कोई पहलवानी करती हैं या कोई बॉक्सर हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन आम तौर से जो औरत है वो मर्द से थोड़ी सी कम उनमें शक्ति होती है। तो आप अपने से कम शक्ति वाले पे हाथ उठाते हैं, भाई मैं आपको तब मानूं जब आप किसी पहलवान से जाके लड़ें, तब तो आप बहादुर हैं जी। आप किसी औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं तो आपसे ज्यादा नामर्द कोई नहीं है मेरी नजर में जी। अब उस शो में मुझे बार बार ऐसा ही करना था। आया, उसने जरा सा बोला, बीवी ने आके कुछ बोला कि जी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं, तो थप्पड़ मार दिया। फिर वो दुनिया के सामने आई तो उसको बोला कि नहीं तुम यहां से जाओ, यहाँ पे जो शगुन की बात चल रही है, तुम्हारे कदम पड़ते ही अब शगुन हो जाएगा, तुम यहाँ से भागो। तो ये जो है ना, ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ तक तो सही था, पर लोगों के सामने आके उसको खींच के बेल्ट से मारना और वो सब करना,
वो जिसने भी देखा होगा मुझे मनी मन बहुत गालियां बकी होंगी। वो बहुत ही अजीब था। उसमें भी मैं उस कलाकार से बाद में 10 बार माफी मांगता था, अरे भाई सीमा जी मुझे माफ करिएगा, मैं लग तो नहीं गई, बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। ये हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं और आपके कहीं लगी तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है आप। मतलब 10 बार मैं पूछता था कि मैं पहले यहाँ मारूंगा और आप बचा लीजिएगा, यहाँ पे पड़ेगा तो आप चिल्लाइएगा। तो इस तरीके का वहाँ पे माहौल होता था। एक सखाराम बाइंडर नाटक है, उस पर भी यही था कि सखाराम बात बात पर जो है अपनी गालियां बकते थे और लात मारने से उन्हें गुरेज नहीं था पत्नी को। तो दर्शक बड़े खुश होते थे, लेकिन कलाकार की हालत बड़ी बुरी होती थी और वो मंच पे ही स्त्री कलाकार से पूछते, भाई माफ करना, ज्यादा लगी तो नहीं, यहाँ ज्यादा तेज तो नहीं उठा। तो इस तरह के कलाकार के सामने ये दुविधा आती है और एक सच्चा कलाकार तो थोड़ा महसूस करता ही है, जो इमोशनल है। चलिए तो एक गीत सुन लेते हैं पहले, फिर और बात करेंगे। ये एक गाना है, गाता रहे मेरा दिल। क्या बात है, चलिए ये ड्यूएट सॉन्ग हम सुनते हैं। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल, हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है।
संजय जी, बात चल रही थी क्राइम शो की, सच्ची घटनाओं पर आधारित जितने भी क्राइम शो आते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही पॉपुलर शो है ये, दर्शक पसंद करते हैं, हर वर्ग का दर्शक इसे देखता है। और आप क्या मानते हैं कि ये जो सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरियल हैं जनता में डर फैला रहे हैं या जागरूकता फैलाते हैं? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं, 50-50% है। क्या होता है कि आप सुबह उठें, अगर आप सुबह सुबह उठ के गोली चलाना, मारपीट करना, चाकू मारना और गाली गलौज करना, अगर आप इस तरीके की चीजें देखेंगे तो पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। बिल्कुल। सुबह का टाइम होता है कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का, विविध भारती सुनने का, है ना, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अच्छे अच्छे गीत आते हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं। तो मैं समझता हूं कि दर्शकों को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई बेशक आप रिपीट टेलीकास्ट होता है उसका और जो कुछ होता है, लेकिन आप 50-50% रखिएगा। 50% जागृति के लिए भी है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं समाज में, और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आप लोगों को थोड़ा सा ना सजग करना पड़ेगा, सावधान करना पड़ेगा कि देखो भाई, तुमसे कोई इस तरीके से बात करे तो उसकी बातों में मत आना, इस तरीके से कोई पूछे तो ये मत बताना। तो ये एक जागरूकता समाज में इन शोज के जरिए आई है। लेकिन दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें वायलेंस इतना ज्यादा है और इतनी डायरेक्ट वायलेंस होती है और सच्चाई दिखाने के नाम पे कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि दहशत जो कमजोर दिल के लोग हैं वो दहशत खा जाते हैं। तो इसीलिए ये जो बेचारे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको इस तरीके का दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको दहशत तो आएगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। आपको कितना वायलेंस दिखानी है, कितना, कुछ चीजें आप सिर्फ कह के बता दीजिएगा। संकेत मात्र बहुत होता है। संकेत मात्र जो है ना, वो आप दर्शकों की इंटेलेक्ट को उसको चैलेंज मत कीजिएगा कि वो नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा कुछ होता था, लोग समझ जाते जी। आप देखिए पुरानी फिल्मों में जब प्रेम का दृश्य, दो फूल टकरा रहे हैं और हम समझ जाते थे, लोग समझ जाते थे कि अब नायक और नायिका के बीच कबूतर उड़े या तोते उड़े या चिड़ियाएं उड़ी, तो सब समझते थे कि इसका क्या मतलब अब क्या होने वाला है। जी हाँ, तो वो कोई जरूरी नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूँ, इतनी ज्यादा गालियां बकना। और देखिए, जो एस्थेटिक सेंस होता है कला का, वो आपको हमेशा रखना चाहिए, जो हमारे पुराने कलाकारों में था, पुराने डायरेक्टर्स में एक जो मिठास, जो उसकी मधुरता है, वो बनी रहनी चाहिए, अगर कठोर भी बनना है। जी हाँ, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के उसको देखें, आप अपने परिवार के साथ देखें। मैं मनोरंजन उसी को मानता हूँ। जी बिल्कुल। जो आप अलग अलग जाके कि नहीं मेरी बहन देख रही है, मेरी माँ देख रही है, मैं अभी नहीं देखूंगा, तो मैं उसको कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता। ये है जो मैंने ये जो रोल किया था कसौटी जिंदगी वाला, तो इसके बाद में मैं किसी जगह पे गया, किसी प्रोग्राम में, तो उसके ऑर्गेनाइजर बाद में हमें अपने घर पे खाना खिलाने के लिए ले गए। अब जब मैं वहाँ खाना खाने के लिए गया तो उनकी वाइफ और उनकी जो सिस्टर इन लॉ वगैरह थी, तो वो घड़ी घड़ी बड़ा बच के तो वो ऐसे करके, एक बार भी उन्होंने आवाज नहीं निकाली कि भाई ये खा लीजिए। आमतौर से औरतें घर में जाओ तो बोलती हैं कि भैया आप ये खा लीजिएगा, वो खा लीजिएगा। तो वही मोर्चा संभाले हुए थे ऑर्गेनाइजर साहब कि अरे सर आप ये खाइए, वो खाइए। अब बात जब आई फोटोग्राफ खिंचाने की, तो उन्होंने सबके फोटोग्राफ अपने दोस्तों के, बेटों के, सबके निकाल दीजिएगा, लेकिन लड़कियों की फोटोग्राफ की बात आई तो बोली नहीं हम ठीक हैं, नहीं हम ठीक हैं, नहीं हम ठीक हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये चक्कर क्या है? तो बाद में उसने बताया कि ये कह रही थी कि अरे ये बड़े खतरनाक हैं, ये मार भी देते हैं, ये एक्सीडेंट भी करवा देते हैं। हालांकि ये कलाकार की सफलता है, ये एक सफलता है कलाकार की। लेकिन देखिए, आप जो दिखाते हैं उसका आम जिंदगी पे लोगों में भी यही प्रभाव। जी, वही जो कहा कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा कभी। या प्रेम चोपड़ा कहीं दिखते थे तो लड़कियां भाग जाती थी। करेक्ट। ये होता ही है कि कितना शानदार, कितना गहरा अभिनय होता रहा होगा। ओम नमः शिवाय करने के बाद में जो नए नए बच्चे पैदा होते थे, माएं उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए हमारे पास लाती थी। देखिए वही कि एक समय पर हाथ रख दीजिएगा, इतना उसका विश्वास। करेक्ट। तो ये कलाकार की सफलता है कि जहां हम उसको उसी रूप में देखने लगते हैं। करेक्ट। तो चलिए अब हम आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। ये एक गाना है, कौन है जो सपनों में आया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया
के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, तो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया बताइए संजय जी, आपके अपने शौक क्या हैं? कला पर तो हमने बात कर ली, एक्टिंग आपका सबसे बड़ा और महंगा शौक है। हाँ। लेकिन इसके अलावा भी जब आप फ्री होते हैं, जिंदगी में कभी फुर्सत के पल होते होंगे, जब शूटिंग नहीं होती है, तब क्या पसंद करते हैं? देखिए, मुझे तब खाली बैठना और खाली बैठे हुए गजलें, अच्छा म्यूजिक सुनते रहना और लिखते भी रहना। जी, आपने कहा कि आपने लिखा है उर्दू में, नज़्में लिखी हैं, गजलें लिखी मतलब हैं। अपने जो मेरे जो ख्याल हैं, जो भी हैं, वो मैं पेपर पे उतारता हूँ। तो एक सुनाइएगा हमें। लिखता हूँ जी। और जब मैं दिल्ली में एनएसडी में पढ़ रहा था, तब मैंने दूरदर्शन के लिए वहाँ पे एक धारावाहिक भी लिखा था। तब वो 13 एपिसोड होते थे। वो आज भी यूट्यूब पे दूरदर्शन के बहुत चर्चित शो में से जिंदगी इस पल, जिंदगी उस पल। अच्छा। हाँ, जी। उसमें से है। उसका टाइटल सॉन्ग जो था वो भी मैंने लिखा था। और उसके सारे डायलॉग्स और पूरी पटकथा वगैरह सब कुछ, स्टोरी वगैरह मेरी थी। मैंने उसमें काम भी किया था। हालांकि मुझे फिल्म राइटिंग या टेलीविजन राइटिंग, उसका मुझे कोई प्रोफेशनल बनने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं ये जो उर्दू शेर व शायरी का जो शौक है और वो सब है, ये मैं पाले रखता हूँ। और खाली वक्त में मेरा जो वक्त काटे का जो वसीला है वो यही है। तो कोई नज्म हो जाए ऐसी? जी हाँ, मैं आपको नज्म। कुछ किताबें लिखी हैं आपने? लिखने का इरादा है? तो ये जो मेरी जब ये जो कंप्लीट हो जाएंगी, हाँ। एक 50 के आसपास, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक इसका कोई किताब का आकार दूं इसको, या जो जी निकाल सकूं। उस किताब को तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। जी हाँ। ये एक तो मेरा जो शेर था, वो एक गजल का वो जो शेर है कि सारी उम्र किसी ना किसी काम में रहा, हर वक्त ही मैं एक इम्तिहान में रहा। क्या बात है। और यूं तो ये सारी उम्र अकेले ही कटी है, लाखों ख्याल आए जब भी ध्यान में रहा। क्या बात है, क्या बात है। जब आप ध्यान में रहते हैं तो आपको दुनिया भर के आपके ख्याल आते हैं, चाहे बेशक आप अकेले रहते हो। हाँ, बिल्कुल। ऐसी कोई नज़्म, ऐसी कोई कविता जो आपके दिल के करीब हो? जी हाँ, आपने कभी बहुत ही उत्साह के पलों में लिखा हो, या बहुत उदास, हताश रहे हो कभी? मैं हताश और वैसा तो बहुत ज्यादा रहता नहीं हूँ, लेकिन जब कभी कभी एक गुबार उठता है तो वो मैं आपको ये सुनाता हूँ। आसमां चुप है, सितारे चुप हैं, नींद की गोद में जहां चुप है। क्या बात है। आज की रात है अलसाई सी, मेरी बेताबियां भी चुप चुप हैं। वाह, क्या बात है। खूबसूरत है ये झीलों का शहर है दिलबर,
ये बिन पिए ही चढ़े सर पे नशा ए दिलबर, कोई जादू कोई तिलस्म है ये तेरी नजर, यही महसूस ये होता है तुझ पे जाए बिखर। क्या बात। ये हुस्न पी सकूं तो जिंदगी संवर जाए, मगर ये सोच के ए जाने हया जाऊं मैं डर, आंख है बंद नींद कच्ची तुम सोई हो। क्या बात है। आंख है बंद नींद कच्ची तुम सोई हो, जरा सी सरसराहट से जाग जाओगी, तेरे करीब की लज्जत है वो भी जाएगी, हजार गम है जिंदगी में एक ये भी सही, अरे वाह। चलो चुपचाप रह के दूर से ही देखते हैं। क्या बात है। चलो चुपचाप रह के दूर से ही देखते हैं। बहुत सुंदर। तो ये जो मेरी एक लेटेस्ट एक गजल है जी। कुछ शेर जो हैं कभी कभी मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ और बड़े वो होते हैं, तो ये ऐसी जो सारी चीजें हैं तो मुझे बचपन से ये माहौल मिला, क्योंकि हमारे घर पे भी मैं हाथरस का हूं तो काका हाथरसी आपको पता होगा कितने बड़े कवि रहे हैं, वो हमारे नाना के साथ में हमारे घर पे आते थे। क्या बात है। और ये बहुत सारे ये जो नीरज जी की जो एक फेमस है कि जब भी शहर में कमरे के बाहर निकला मेरे स्वागत को हर एक जेब से खंजर निकला, ये मैंने अपने घर पे ही सुन ली थी तब उन दिनों। क्या बात। तो ये संतोषानंद जी कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ, जब उन दिनों ये सब लोग हमारे यहाँ पे, तो मुझे एक वो माहौल मिला, उस माहौल का ही असर एक कलाकार के जीवन में रहता है। कविताएं सुनने का और ये नज़्में और गजलें सुनने और का। खाली वक्त में हमने जाना कि आप बांसुरी भी बजाते हैं। जी। बहुत खूबसूरत बांसुरी आप बजा रहे हैं। मैं मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, खूबसूरत तो क्या कहूँगा उसको, लेकिन हाँ मैं एक वाद्य बजाना ही अपने आप में खूबसूरत होता है। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है, आदमी को कुछ ना कुछ ऐसा जिंदगी में शौक पालना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। संजय जी, आज आपसे इतनी लंबी बातचीत हमने की और पता ही नहीं चला वक्त का, तो जी वाकई में है ना, आपने पुराने इतने जख्मों को और बहुत सारी ताजा यादें भी कर दी आपने। लेकिन मेरा इरादा आपके जख्मों को छेड़ना था जी नहीं। बिल्कुल नहीं, वो जख्म लेकिन अच्छे वाले हैं। मैं तो हमेशा जो अच्छी यादें हैं उनको रखता हूँ, और जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं उन्हीं को शेयर करता हूँ। आज आपसे बातचीत करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और विविध भारती का स्टूडियो भी बहुत ही खुश नजर आ रहा है मुझे। आपसे बातचीत का असर बहुत अच्छा पड़ा है। आप बताइए, आपको ये बातचीत अच्छी लगी? जी मैं आपसे क्या बताऊं, 24 आवर्स मेरी गाड़ी में सिर्फ विविध भारती ही लगा रहता है। ये हमारे लिए एक बहुत सुहानी याद है, क्योंकि जब हम दिल्ली से आए, दिल्ली में भी हम आकाशवाणी में जाते थे, और वापस आज उस स्टूडियो में आना और आप सबसे बातें करना, ये एक बहुत सुखद अनुभव है। और मैं विविध भारती के सभी श्रोताओं को और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने इस लायक समझा कि अपने स्टूडियो में बुलाया। तो अब हम चाहते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपसे सुन लें। क्या पसंद करते हैं आप? ये एक गाना है ज्वेल थीफ का। क्या बात है। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते, समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे।
कहीं कर लूं, मिल जाए जो इन होठों की लाली। जो भी है अपना लाई हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके। जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते। हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के, वक्त के धारे दिल पुकारे यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे। आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया संजय जी। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातचीत साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे फिल्म्स, टीवी और रंगमंच के जाने माने अभिनेता संजय स्वराज से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से। विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे फेसबुक पेज के जरिए अपने उद्गार हम तक जरूर पहुंचाएं। अब मुझे भी दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।